हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर मिले हैं नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो जैसा कि हम प्रॉमिस किया अपने चैनल में एजुकेशन और इंग्लिश स्किल्स और कुछ और तरह के वीडियोस को इंक्लूड करेंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं हाई स्कूल का क्लास 9 का एग्जैक्टली हिस्ट्री का चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि इंग्लिश मीडियम का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। सोशल साइंसेज में खास करके प्रॉब्लम होता है बच्चों को, और टीचर्स अक्सर काफ़ी थ्योरेटिकली पढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर नहीं हो पाते हैं और उतने आसानी से क्लियर नहीं हो पाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ताकि अच्छे से समझ में आए आसानी से। तो चलते हैं अब व्हाइट बोर्ड। सो फ्रेंड्स, आ गए हैं व्हाइट बोर्ड पे। हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा जाता है कि 14 जुलाई 1789 को शुरू हुआ। हालांकि रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा चेंज होता है, इसीलिए ये मान के चलिए कि इसके कंडीशंस 30-40 साल पहले से तैयार होने लगे होंगे, और तब जाके कोई इमीडिएट कॉज की वजह से ही 14 जुलाई 1789 को आउटबर्स्ट हुआ। ऐसा ही होता है रिवॉल्यूशन में, कुछ कंडीशंस चलते आते हैं, जैसे 1857 में इंडिया में हुआ था। तो इस तारीख को वहाँ की फेमस जेल, पेरिस की फेमस जेल थी बैस्टिल प्रिजन। बैस्टिल को लोगों ने अटैक किया चारों तरफ से। लोगों को आर्म्स और एमिनेशन चाहिए थे मेनली। वहाँ सिर्फ 7 कैदी थे। बैस्टिल का बहुत नाम था कि उसको वो सिंबलाइज करता था राजा के पावर को, इसलिए उसको गिरा दिए। तो इसका मतलब है कि आपने राजा को इफेक्टिवली चैलेंज कर दिया। ये र्यूमर्स की वजह से था, लोगों को डर लग गया था कि राजा हम लोग के खिलाफ हो गया है, इसलिए अब हम लोग को डिफेंस के लिए आर्म्स इकट्ठे करने ज़रूरी हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा था। फ्रेंच सोसाइटी है पहला टॉपिक। चैप्टर बहुत लंबा है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा टॉपिक्स एक दिन में कवर नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक मेनली कवर करेंगे फ्रेंच सोसाइटी का। सबसे पहले सोसाइटी में क्या होता है, लोग होते हैं, तो किस तरह से क्लास डिवीजन था ये देखेंगे। सबसे पहला क्लास था क्लर्जी, फिर नोबिलिटी, फिर थर्ड एस्टेट। क्लर्जी वो लोग थे जो चर्च से जुड़े हुए रहते थे, रिलीजियस इवेंजेलिकल्स थे, रिलीजन पे उनका फोकस रहता था। दूसरे थे नोबिलिटी, जो कि राजा के रिश्तेदार थे, ऑफिशियल्स थे और खुद राजा थे। ये लोग दोनों क्लास हुए। थर्ड स्टेट में बाकी सब लोग आ जाते थे, जैसे कि फार्मर्स, जिनको पेजेंट्स कहते हैं, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, डेस्टिट्यूट्स, बेगर्स, हर तरह के लोग, मर्चेंट्स, ये सब थर्ड स्टेट में आते थे। तो थर्ड स्टेट काफ़ी वैलिड था। इसका मतलब है कि इसमें कुछ पैसे वाले भी थे और कुछ गरीब भी थे। तो जो पैसे वाले पढ़े लिखे लोग थे वही आगे चल के रिवॉल्यूशन को लीड करते हैं फिलोसफर्स के थियोरीज के आधार पर। इसके साथ साथ एक तो प्रॉब्लम था ही कि बहुत ज़्यादा थर्ड स्टेट को प्रिविलेजेस कम मिले हुए थे, कुछ भी नहीं, लगभग थर्ड स्टेट को ही सारे के सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। फर्स्ट दोनों स्टेट कोई टैक्स पे नहीं करता था, और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड, 60% से भी ज़्यादा लैंड फर्स्ट दोनों स्टेट के पास था। इनफैक्ट लगभग 80 to 90% लैंड फर्स्ट दोनों स्टेट के पास ही था, और टैक्सेस कुछ भी नहीं देना होता, सिर्फ घर में बैठ के आराम कीजिए। तो थर्ड स्टेट के साथ ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम इमर्ज करने लगी थी 1780s में कि प्रोडक्शन, पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था फ्रांस में। 1715 से लेके ही बढ़ता जा रहा था। 1789 के आते आते बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, 5 मिलियन लोग आए हुए। लेकिन फूड प्रोडक्शन उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ सका, जिसकी वजह से क्या हुआ, फूड प्रोडक्शन का डिमांड 1789 में बहुत ज़्यादा था, और उस डिमांड तो ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन हुआ नहीं था, फूड प्रोडक्शन का नहीं, फूड का प्रोडक्शन हुआ नहीं था, तो सप्लाई नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब थर्ड स्टेट में तो लोग गरीब थे ज़्यादा, तो इतने प्राइसेस में तो खरीदते नहीं, तो दोनों बात हो गई, गुजारा करना मुश्किल हो गया। इस गुजारे करने को का जो मुश्किल होना था, इसको कहा जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस का मतलब होता है गुजारा। सिंपल ट्रांसलेशन में ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने। उसके बाद क्या था, दोनों प्रॉब्लम हो गया। अब एक और प्रॉब्लम था कि तीसरा प्रॉब्लम कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका की कॉलोनीज, जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी 13 टोटल, वहाँ पे ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन होने लगा कि अब हम लोग को इंडिपेंडेंस चाहिए 1770s में। अब ब्रिटिश कॉलोनीज आंदोलन कर रही हैं कहीं पे, तो फ्रांस को तो उनका सपोर्ट करना ही था, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन में शुरू से कट्टर दुश्मनी थी। तो फ्रेंच राजा लुई 16 ने क्या किया कि जमकर अमेरिका के ब्रिटिश कॉलोनीज को सपोर्ट किया, पैसे खूब पंप इन किए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसका बहुत खर्चा हो गया। और
आगे चल के उसको फ्रांस का डेली का खर्चा निकालने के लिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था और लोगों की देखभाल के लिए था, वो बोरो करना पड़ गया। बोरो करते 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 इतना ज़्यादा डेट बढ़ गया कि अब उसको इंटरेस्ट पेमेंट में ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगी किंग को। इसके वजह से क्या हुआ, किंग के पास अब एक ही ऑप्शन था, टैक्सेस बढ़ाने का। टैक्सेस जो बढ़ जाता है तो बर्डन किस पे पड़ता, थर्ड स्टेट को ये एहसास हो गया था। मेन प्रॉब्लम एक थी लुई 16 के साथ कि ये खुद के दम पे टैक्सेस इंक्रीज नहीं कर सकता। टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए एक बॉडी की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, जो बॉडी कुछ हद तक पार्लियामेंट की तरह होता था, उसको कहा जाता था स्टेट्स जनरल। तीनों स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता था ये। इस बॉडी की मीटिंग बुलाई गई। ये इतना इनफ्रीक्वेंटली होता था कि आखिरी बार 1614 में हुआ था। सोचिए आप, फ्रेंच सोसाइटी में एक आदमी के पास कितने पावर्स हो गए थे। 150 साल बाद स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में कुछ होना नहीं था, वही हुआ, झगड़ा हो गया। थर्ड स्टेट टैक्सेस अपने ऊपर बढ़ाना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि पहले दोनों स्टेट्स के प्रिविलेजेस में कमी आए, लेकिन वो लोग भी नहीं मान रहे थे। तो जिस वर्साई एक शहर है पेरिस के बगल में, पेरिस का सबब है, तो वर्साई में ये मीटिंग हो रही थी, हुआ तो वर्साई में ये मीटिंग हुई। VARSAILLES बोलते हैं। मीटिंग तो नाकाम रही, तो थर्ड स्टेट वालों ने क्या किया, वॉकआउट कर लिया। वॉकआउट करके ये लोग अपना नेशनल, एक तो जगह पहले सबसे पहले गए, टेनिस कोर्ट था कुछ ही दूर पे वर्साई के हॉल से, जहाँ पे असेंबली हो रही थी, वहाँ से नज़दीक था टेनिस कोर्ट में चले गए और डिक्लेयर किया कि अब हम लोग नेशनल असेंबली घोषित कर रहे हैं फ्रांस के लिए। अब हम लोग राजा की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, उसकी अथॉरिटी को बहुत कम मानते हैं। नेशनल असेंबली अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, मतलब एक तरह से फ्रांस को अब मोनार्की नहीं रहने दिया, डेमोक्रेटिक सोसाइटी डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। लेकिन ये तो किंग को मंजूर नहीं होता। किंग बहुत दिन तक नहीं माना कि फ्रांस में अब एक नेशनल असेंबली बन गई है। तो अब क्या हुआ, बहुत दिन तक खूब मार काट मचता रहा गाँव में, क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी फ्यूडलिस्टिक भी थी, मतलब कि जो नोबिलिटी थे वो लोग लैंड ओन करते थे और सारे लोगों को, पेजेंट्स को खटाते थे अपने लैंड पे, और बहुत मिजरी में रहते थे। जो पेजेंट्स थे वो ग्रो तो करते थे क्रॉप्स, लेकिन आधे से ज़्यादा क्रॉप्स तो फ्यूडल लॉर्ड्स ही ले लेते थे। तो फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा अटैक्स होने लगे गाँवों में। उनके मैनर्स को, मतलब MANORS, मैनर्स मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिराया जाने लगा, आग लगाया जाने लगा। जो डेट बॉन्ड्स थे जिसमें लिखा हुआ था कि इतना इतना इस आदमी ने कर्ज लिया है नोबल से, वो सबको जला दिया गया। तो ये लोग भागने लगे, अब एरिस्टोक्रेट्स जान बचा के भागने लगे। एरिस्टोक्रेट्स का मतलब सिंपल वे में वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, प्रिविलेज वाले होते हैं, ये लोग भागने लगे। तो अब फाइनली जाके क्या हुआ कि अगस्त में लुई 16 को मानना पड़ गया कि ठीक है, अब मेरे पावर्स कम हो गए हैं और नेशनल असेंबली के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स हैं। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली में घोषित किया कि अब फ्रांस में फ्यूडल प्रिविलेजेस ख़त्म हो चुके हैं और इक्वालिटी बिफोर लॉ आ चुकी है और लोगों के पास कुछ नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स आ चुके हैं जिनको कोई छीन नहीं सकता है। ये सब तो शुरुआत था रिवॉल्यूशन का, भी रिवॉल्यूशन को और आगे बढ़ना था। आखिर ये सब रिवॉल्यूशन किस वजह से स्पार्क हुआ, कुछ लोगों ने इसका ग्राउंड वर्क तैयार किया होगा। तो ये लोग थे फिलोसफर क्लास। कुछ फिलोसफर्स के नाम दिए हुए हैं बुक में भी, जैसे कि जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, जे रूसो। शॉर्ट में देखते हैं। जॉन लॉक का कहना था कि एक फेमस थ्योरी थी, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, कि किंग को गॉड ने चुना है और इसीलिए वो रूल करता है। तो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप को जॉन लॉक ने रिफ्यूज कर दिया होने से। जे रूसो की बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने कहा था कि किंग को जो पावर्स मिले हैं वो पीपल ने कुछ अपने पावर्स छोड़े हैं तभी वही पावर्स मिले हैं। किंग के पास किंग कोई देवता नहीं है। और तीसरे फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू। इनका कहना था कि जिस तरह से किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आज जैसे इंडिया में है, वैसे तीनों के पास पावर्स हैं इंडिपेंडेंटली, वैसे ही पावर्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पास होनी चाहिए। कोई एक आदमी के हाथ में सारी पावर्स नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, इससे करप्शन होता है। तो ये इन फिलोसफर्स की बात
सीख के समझ के जो प्रोफेशनल क्लास था थर्ड स्टेट में, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, इन लोगों ने लीड किया लोअर क्लासेस को। 2 बिलियन लिवर्स का डेथ हो गया था एक टाइम लुई 16 के सामने, जो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद जो फ्यूडल लॉर्ड्स के घरों में, गांवों में महल होते थे, इनको शैटूज कहा जाता था, CHATEAUX, शैटूज। तो कुल मिला के ऐसा ही था सोसाइटी और सोशल कंडीशंस कुछ ऐसे उभरे कि रिवॉल्यूशन स्पार्क अप हुआ। मैरी एंटोनेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लुई 16 की वाइफ थी, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी और यानी कि फ्रांस की रानी थी उस टाइम। तो सोसाइटी में लगभग इतना ही है। इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स, छोटा सा सेगमेंट है आज के वीडियो में सोसाइटी वाले टॉपिक को ख़त्म करने के बाद, वो है वोकैबुलरी बिल्डिंग। इस सेगमेंट को हम लोग करेंगे कभी कभी क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग को अंडरस्टैंडिंग देगा और ज़्यादा मजबूत बनाएगा आंसर राइटिंग वगैरह में। तो सबसे पहला वर्ड है, ज़्यादा वर्ड्स नहीं करेंगे, 1 2 3। सबसे पहला है रीगल। रीगल का मतलब होता है इजी ट्रांसलेशन शाही, जो शाही से, रॉयल से रिलेटेड हो, रॉयल्टी से रिलेटेड। तो जैसे कि किसी को कहते हैं कि योर हाउस इज़ रीगल, मतलब कि उसका घर एकदम महल की तरह है, या यू आर लुकिंग रीगल इन दिस ड्रेस, मतलब तुम एकदम रानी की तरह लग रही हो इस ड्रेस में। तो रीगल का मतलब होता है शाही या रॉयल। दूसरा वर्ड है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी से वर्ड अरिस्टोक्रेटिक भी बनता है। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है शाही, अगेन जो अपर क्लास ऑफ सोसाइटी होता है, जिसके पास बहुत पैसा होता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में भी हम लोग ने देखा था अरिस्टोक्रेसी, जो नोबिलिटी और क्लर्जी थी। तो अरिस्टोक्रेटिक का मेनली हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई इस तरह से एक्ट करे जैसे कि वो कोई हाई क्लास का VIP बंदा हो, तो हम लोग बोलते हैं ही इज़ बिहेविंग वेरी अरिस्टोक्रेटिकली। जब हम लोग देखते हैं कि लाइन में किसी, हम लोग खड़े हुए हैं 2 घंटा 3 घंटा तक, किसी को अचानक से आके टिकट मिल जाता है, वो हम लोग से पहले अंदर चला गया, तो हम लोग बोलते हैं कि सच अरिस्टोक्रेटिक एटीट्यूड ही हैज़ एंड ही इज स्टिल गेटिंग अवे विद इट। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग इस तरह से अरिस्टोक्रेटिक या अरिस्टोक्रेसी को यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग कभी आगे के वीडियोस में ये सेशन भी जारी रखेंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज का पूरा का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा। हम आपके कमेंट्स के और आपके व्यूज़ के फीडबैक के इंतज़ार में रहेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली बार। थैंक यू।